नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं ममता त्रिपाठी आज आपको जीव विज्ञान विषय के इकाई प्रथम के मानव जनन अध्याय के बारे में बात करूंगी, उसका अध्ययन करें। बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि जीवों में जनन की जो प्रक्रिया होती है वो जीवों में पाए जाने वाला एक विशिष्ट गुण है, जिसके द्वारा इस पृथ्वी पर आज तक जीव मौजूद हैं और पूरा जीवन चक्र बिता रहे हैं। हम बात करते हैं मानव में जनन की, तो जब कभी भी हम इस बात को कहते हैं तो ये सीधे सीधे रिलेटेड होता है लैंगिक जनन से। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जीवों में दो प्रकार से जनन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जो मानव जनन है वो हमेशा लैंगिक जनन होता है, जिसमें कि नर और मादा दो जीव होते हैं जिनमें दो भिन्न लिंग पाए जाते हैं और उनसे भिन्न भिन्न युग्मकों का निर्माण होता है और फिर ये जनन की प्रक्रिया और अंत में निषेचन की क्रिया होती है। तो आइए इस चार्ट के द्वारा हम जानते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन किस तरह से होता है। तो जंतु जो है उसमें नर और मादा, एक नर और दूसरा मादा होता है और इनमें नर जननांग और मादा में मादा जननांग पाए जाते हैं। मादा जननांग जो नर जननांग जो होते हैं वो उनके जो मुख्य अंग है वो है वृषण, शुक्राशय, मूत्रमार्ग और शिश्न। इसके बाद में हम देखते हैं कि नर जनन अंग से नर जनन कोशिका अर्थात जिसे कि हम स्पर्म में कहते हैं उसका निर्माण होता है और उससे ये जो नर युग्मक है जो आगे चलकर मादा युग्मक से फ्यूज होता है, निषेचित होता है और युग्मनज बनाता है। इधर हम मादा जननांगों के बारे में भी जान लेते हैं। मादा जननांग जो हैं वो मुख्य अंग उसके होते हैं अंडाशय, फेलोपियन नलिका, गर्भाशय और योनि। मादा जनन अंग के द्वारा हमेशा एग सेल का निर्माण होता है और मादा युग्मक बनता है। तो इन दोनों युग्मकों के फ्यूजन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और अंत में नया जीव बन जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कई जीवों में, जबकि मादा जो है वो बिना निषेचित अंडे के ही एक जीव को उत्पन्न कर लेती है। इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन कहते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का प्रश्न परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है, अनिषेक जनन क्या है, परिभाषित कीजिए। आगे हम बात करते हैं लैंगिक जनन। आप देख रहे हैं नर मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, युग्मनज और दोनों के फ्यूजन से युग्मनज और युग्मनज से पहले भ्रूण बनता है जिसका विकास मादा के गर्भाशय में होता है और 9 महीने की पूर्ण अवधि के बाद में संतति उत्पन्न होती है, नई संतान का जन्म होता है। अब ये जो लैंगिक प्रजनन की क्रिया है इसको हम 3 पदों में देखते हैं। पहला तो है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं निषेचन पूर्व घटनाओं के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन से पहले नर युग्मक नर जीव हो चाहे मादा जीव हो, इनके जो जननांग हैं उनमें युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। नर में इस क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं और मादा में इस क्रिया को अंड जनन कहा जाता है। तो युग्मकों के निर्माण, युग्मक जनन किसे कहते हैं परिभाषा में पूछा जाता है, तो युग्मकों के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मादा में इसे अंड जनन और नर में इसे शुक्र जनन कहा जाता है। ये बात भी हम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि नर जननांग जो हैं उनमें कौन कौन से भाग हैं, या हम ये कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव, मनुष्य के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कितने भाग होते हैं, उसमें कितने अंग पाए जाते हैं। परीक्षा में केवल 2 नंबर का प्रश्न केवल नर जननांगों के नाम लिखिए,
इस तरह से भी पूछा जाता है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो नर जननांग में हम देख रहे हैं एक जोड़ी वृषण जो कि वृषण कोश में पाया जाता है, एक जोड़ी अधिवृषण पाया जाता है, एक जोड़ी शुक्रवाहिकाएं पाई जाती हैं, एक जोड़ी शुक्राशय होते हैं, एक मूत्र मार्ग पाया जाता है और प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं और एक पेनिस पाया जाता है। ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और जिसमें सीक्वेंस दिया हुआ है किस तरह से जर्नी ऑफ स्पर्म का निर्माण तो टेस्टिस में होता है, लेकिन वो किस तरह से ये अंत मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, सबसे पहले टेस्टिस जहाँ पर कि स्पर्म का निर्माण हुआ, फिर एपिडाइडमिस, फिर उसके बाद में ये वास्ट डिफरेंस एक जो नलिका है जिसको हम शुक्र नलिका कहते हैं उसके द्वारा होता हुआ ये पहुँच जाता है सेमाइनल वेसाइकल में, जिसको कि हमने हिंदी में शुक्राशय कहा। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये एक पार्ट होता है। इसके बाद में ये जो स्पर्म है ये यूरेथ्रा से होते हुए फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो एक सीक्वेंस भी आपको पता होनी चाहिए नर जननांगों की। इसके बाद में हम नर जनन तंत्र के अंग तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राथमिक लैंगिक अंग जिसमें कि शुक्राणु का निर्माण होता है जो है वृषण या टेस्टिस जिनको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है द्वितीय लैंगिक लक्षण अंग जो कि है रीड टेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं जिनके द्वारा स्पर्म का गमन होता है, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्रंथियां और बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां। ये जो ग्रंथियां हैं ये भी प्रोस्टेट ग्लैंड से लेकर बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्रंथि जो है या काउपर्स ग्रंथि ये भी रिप्रोडक्शन के समय या सीमन के फॉर्मेशन के समय ये सहयोग करती हैं। अब हम वृषण की ये प्रश्न चित्र में पूछा जाता है, वृषण की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये उसकी सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो है एक आउटर कवरिंग है एल्बुजेना ट्यूनिका एल्बुजेना और इसके अंदर आप देख रहे हैं कई सारी नलिकाएं जो एक दूसरे से गुथी हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के द्वारा इनकी जो लेयर्स हैं इनके द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये स्पर्म फॉर्म होकर एपिडाइडमस से होते हुए वास डिफरेंस से होकर बाहर निकल जाते हैं। तो ये चित्र भी आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कभी कभी केवल चित्र नामांकित चित्र पर ही प्रश्न को पे पूरे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। चित्र जब भी बनाएं नामांकन करना जरूर याद रखें, आप उसको कभी ना भूलें। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो सेक्शन है उसका यदि हम ट्रांसफ़र कोई भी नलिका को जब हम ट्रांसफ़र सेक्शन लेते हैं तो हमें ये ट्यूब फॉर्म में गोलाकार फॉर्म में दिखाई देती है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जब क्रॉस सेक्शन लिया तो उसमें हमें इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये जो लेयर है इसमें जो शुक्राणु निर्माण के लिए पूर्व जो मदर सेल्स हैं स्पर्म मदर सेल्स ये जो हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करती हैं जिससे कि स्पर्म का निर्माण होता है या शुक्राणु का निर्माण होता है। यहाँ की कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं जिसके कारण जो स्पर्म निर्मित होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो नलिका है उसके क्रॉस सेक्शन में हमें जो स्पर्म का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं उनके अतिरिक्त भी अन्य कोशिकाएं दिखाई देती हैं जो कि अपना अपना कार्य करती हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंतरालित कोशिका जिन्हें लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। इन कोशिकाओं के
ये जो शुक्र नलिकाएं हैं, जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं, उनके बीच बीच में पाई जाने वाली ये लीडिंग सेल्स हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है नर में पाया जाने वाला हार्मोन है, जो कि नर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को प्रमोट करता है या उसके लिए उत्तरदायी होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो हैं वो हैं, कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि नर में पाए जाने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिखिए, कोई 2 लक्षण लिखिए, 3 लक्षण लिखिए। तो आप को ये मालूम होना चाहिए कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो हैं वो क्या होते हैं। जैसे नर के चेहरे पर किशोर अवस्था के बाद में या किशोर अवस्था में ही नर के चेहरे पर बाल आना, दाढ़ी मूछें आ जाना, मेल जो बॉडी है वो मैस्कुलाइन हो जाती है। बचपन में बाल्यावस्था में जो बॉयज़ रहते हैं या लड़के होते हैं उनमें जो स्ट्रक्चर रहता है उनकी बॉडी का वो मैस्कुलाइन उतना नहीं होता है। जब वो जैसे जैसे किशोरावस्था की ओर बढ़ते हैं और उसको पार करते हैं तो उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो मैस्कुलाइन हो जाता है। उसका कारण ये है कि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसके कारण उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है और उनकी आवाज़ में एक भारीपन आ जाता है। वो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, वो भी इसी हार्मोन के चलते होता है। तो हमें इस हार्मोन के कार्य भी मालूम होना चाहिए और ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है, ये 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो है लीडिंग सेल। इसका आंसर है लीडिंग सेल्स। शुक्र जनन नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक तो शुक्र जनन नलिकाएं जो कि शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं और दूसरी है सर्टोली सेल। ये प्रश्न मैंने पिछले कुछ वर्षों के जो प्रश्न पत्र देखे हैं उनमें देखा है कि हर दूसरे साल में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है कि शुक्राणुओं के पोषण का काम क्या है, या फिर ये एक वाक्य में उत्तर 2 में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि शुक्राणु को पोषण देने का कार्य किसका होता है। तो आंसर ये है सर्टोली की कोशिका, सर्टोली सेल का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं उस प्रश्न की जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, जो है शुक्र जनन की क्रिया। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही पर्याप्त होता है। यदि आप इसको विस्तार पूर्वक नामांकित रूप से यदि आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर अवश्य मिलेंगे। तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। ये जो है शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है, जिसमें कि शुक्र जनन नलिका की कोशिका जो है वो गुणन करती हैं और गुणन करके जो है अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। उसके पहले मैं ये आपको बता दूं कि शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो 3 पदों में पूर्ण होती है। पहली है 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहली है गुणन अवस्था, दूसरी है वृद्धि अवस्था और तीसरी है परिपक्वन अवस्था। तो पहली अवस्था गुणन अवस्था है, अर्थात गुणन से मतलब है मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी जो शुक्र जनन नलिका के भीतर की स्तर की कोशिकाएं बहुत अधिक संख्या में वृद्धि कर लेती हैं और काफ़ी मात्रा में मल्टीप्लाई होकर कई कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं, ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो हैं कहलाती हैं। और ये प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं जो हैं ये बाद में आकार में वृद्धि कर लेती हैं। इस अवस्था को हम वृद्धि अवस्था कहते हैं। कोई भी कोशिका जो है वो अन्य इन कोशिकाओं से आकार में बड़ी हो जाती है, बहुत अधिक मात्रा में साइटोप्लाज्म उसमें एकत्रित हो जाता है, क्योंकि अब इसमें आपने देखा होगा कि जब कभी भी सेल डिवीज़न होता है, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि सेल डिवीज़न के पूर्व कोई भी कोशिका जो है वो अपनी तैयारी करती है और तैयारी में ये अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में कोशिका द्रव्य को एकत्रित कर लेती है। ये होती है इसकी वृद्धि अवस्था। और वृद्धि अवस्था में के बाद में इसमें होता है
अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जैसे कि आपको पता ही होगा कि 2 पदों में पूर्ण होता है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसको हम द्वितीयक शुक्राणु कोशिका कहते हैं। ये जो विभाजन होता है ये न्यूनकारी विभाजन होता है। न्यूनकारी से तात्पर्य ये है कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी रह जाती है। तो यहाँ पर जो 46 गुणसूत्र इस कोशिका में थे वो यहाँ पर द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में इसकी संख्या केवल 23 रह जाती है। अब ये कोशिका जो है वो स्पर्म निर्माण के कार्य में करने में सक्षम हो जाती है, किंतु प्रोसेस अभी आगे है और इसमें एक और विभाजन होता है जिसको हम कहते हैं द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, जो कि समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी कि यहाँ पर ये जो जनक कोशिकाएं हैं इनमें है। तो ये जो कोशिकाएं हैं, दोनों कोशिका, ये भी समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 से 4 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती हैं और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 ही रहती है। अब हम इनको शुक्राणु प्रसूव या शुक्राणु पूर्व कह सकते हैं, स्पर्मेटिड इंग्लिश में कहते हैं। ये गोलाकार ही होते हैं, लेकिन ये अभी निषेचन की क्रिया करने में सक्षम नहीं होते हैं। इनमें होती है अब एक और प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं कायांतरण। कायांतरण नाम से स्पष्ट होता है, काया में अंतर हो जाना। तो चूंकि यहाँ पर ये गोलाकार दिखाई दे रहे हैं और कायांतरण के पश्चात इनकी संरचना जो है वो कुछ लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, जो स्पर्मेटिड हैं, ये आगे चलकर कायांतरित होकर स्पर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये इस अवस्था में होते हैं कि ये निषेचन की क्रिया में भाग ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस होती है ये होती है शुक्र जनन की क्रिया, जिसमें कि अंत में शुक्राणु का निर्माण होता है किसके द्वारा? जो शुक्र जनन नलिका है उनकी कोशिकाओं के द्वारा। अब हम आगे देखते हैं कि शुक्राणु की संरचना किस तरीके से होती है। ये प्रश्न भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। केवल चित्र पूछा जाता है 3 या 4 नंबर का, जिसमें ये पूछा जाता है कि शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक स्पर्म का चित्र है, जिसमें हम ये देख रहे हैं ये इसका अग्रभाग है जिसको हम शीर्ष कहते हैं, हेड कहते हैं। इसका आगे का भाग जो होता है कुछ नुकीला होता है, जो कि एक्रोसोम कहलाता है, जो कि गोल्गी काय से निर्मित होता है। ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में इसमें ही केंद्रक पाया जाता है। इसके पीछे वाला जो भाग होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया से निर्मित होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला भाग है, आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करती हैं? शुक्राणु को की जो टैल है इसको मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रदान करती हैं और इसी एनर्जी के कारण जो स्पर्म्स हैं वो मूव करते जाते हैं और ओवम से फ्यूज होते हैं। लास्ट की जो भाग है उसको हम पूंछ कहते हैं, जो कि पतला होता है, केवल मोशन के लिए या मूवमेंट के लिए ये होता है। एक्रोसोम का कार्य होता है अंडे को की जो झिल्ली होती है उसको पेनिट्रेट करना, उसको भंग करना, जिसके कारण से ये जो नर युग्मक का केंद्रक है, स्पर्म का केंद्रक है, मादा के ओवम के केंद्रक से मिल सके। तो ये सब जो ऑर्गन्स हैं उनके अपने अपने फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इन फंक्शंस को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मादा जनन अंग की। तो जिस तरह से नर में 2 प्रकार से अंगों का विभाजन है, उस तरह से मादा में भी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग पाए जाते हैं। ये अंग हैं गर्भाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक योनि, बाह्य जनन इंद्रियां और एक जोड़ी स्तन ग्रंथि पाई जाती है। ये मादा के जनन अंग हैं। यहाँ पर आप ने देखा होगा कि ये आप चित्र को देखिए, परीक्षा में
मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन पूछा गया है। मादा जनन तंत्र का चित्र भी केवल पूछ लेते हैं, इसलिए आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। आप चित्र की प्रैक्टिस देखकर नहीं करेंगे, आप चित्र को पहले पुस्तक में देखेंगे, फिर उसको देखकर अपनी कॉपी में बनाएंगे, और कॉपी में देखकर बनाने के बाद में बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये बात मैं बता रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। चित्र कभी देखकर याद नहीं होता, उसको बनाकर ही प्रैक्टिस की जाती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और इसमें लिखना बहुत कम होता है, केवल नामांकन के द्वारा ही ये सारी बातें स्पष्ट कर देते हैं। इसलिए चित्र पर, आप जीव विज्ञान विषय है, चित्रों पर विशेष ध्यान दीजिए और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं वो मादा जनन तंत्र का चित्र है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब के अग्रभाग में जो है वो अंडाशय आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं, एक जोड़ी अंडवाहिनी पाई जाती हैं, और दोनों ओर की जो अंडवाहिनी है मध्य में यूटेरस में या गर्भाशय में खुलती है, और गर्भाशय जो है वो आगे चलकर वजाइना में खुलता है। यदि हम इसको विस्तार से देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये अंडाशय है, अंडाशय के आगे ये फनल की जो प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है इसको ओविड्यूकल फनल कहते हैं, और इसके चारों तरफ ये जो अंगुली के समान प्रवार्ध दिखाई दे रहे हैं इनको फिम्ब्री कहते हैं। तो ये जो अंडवाहिनी है ये 3 भागों की बनी है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंडजनन की। जिस तरह से शुक्राणु जनन टेस्टिस के अंदर होता है, उसी तरह से अंडजनन की क्रिया अंडाशय के भीतर होती है, जिसमें कि प्राथमिक जो जनन सेल है वो गुणन अवस्था में ये अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, और ये विभाजन होता है समसूत्री विभाजन। ये विभाजन भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि गुणन अवस्था में, अंडजनन की गुणन अवस्था में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन होता है। गुणन अवस्था में कई कोशिकाओं बनने के बाद में एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। इसमें भी अभी गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, द्विगुणित होती है। प्राथमिक अंडक कोशिका के बाद में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके की कारण 1-2 कोशिकाएं बनती हैं, जिनमें से एक बड़ी कोशिका और दूसरी छोटी कोशिका। छोटी कोशिका को हम ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय पिंड कहते हैं, और बड़ी कोशिका जिसमें कि आगे चलकर विभाजन होता है और इससे 2 ध्रुवीय कोशिका बनती हैं, और जो बड़ी कोशिका होती है उससे 2 कोशिका बनती हैं, जिसमें कि एक ध्रुवीय पिंड होता है और एक अंड का निर्माण होता है। ये जो अंडाणु होता है ये गोलाकार होता है, सूक्ष्म होता है। मानव का अंडाणु बहुत छोटा होता है और ये अचल होता है, ये चल नहीं सकता। ये जहाँ पर होता है वहाँ से के ही रहता है, और सूक्ष्म बालों के द्वारा मूवमेंट होता है। ये स्वयं में चलायमान नहीं होता, क्योंकि इसमें चलने के लिए कोई ऑर्गन होता नहीं है। और ये जो निर्मित अंडाणु है इसमें आपको गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये जो आप देख रहे हैं जन्म से पहले और निषेचन से पहले, तो ये सारे प्रोसेस जो हैं वो एक फीमेल की बॉडी में होते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी होते हैं। और ये लास्ट वाला जो डिवीज़न होता है ये तब होता है जबकि वो मैच्योर हो जाती है या निषेचन के लिए तैयार होती है। यहाँ पर भी आप इस चित्र में देख रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है और ग्रेफियन पुटक बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइमरी फॉलिकल है और वो बढ़ते बढ़ते ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, और ग्रेफियन जो है फॉलिकल बन गया। ग्रेफियन फॉलिकल जो मैच्योर अंड होता है वो इस तरीके का होता है। परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि अंडाणु की, मानव अंडाणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए। इस चित्र पर ही आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से ये फॉलिकल सेल के द्वारा घिरा हुआ है, मध्य में कोशिका द्रव्य है और न्यूक्लियस उपस्थित है। फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, और इस तरह से
जोना पैलेसुडा, इसकी लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो एक मानव oocyte का चित्र आप बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। मेल और फीमेल युग्मक के निर्माण के बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। निषेचन के पश्चात के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होने के बाद में जब जाइगोट बनता है तो ये अंडा जो है वो कहाँ निकल आता है, अंडाशय से मोचित होकर निकलकर ये आता है ओविड्यूकल फनल में, अंडवाहिनी में आता है। यहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ पर निषेचन होने के बाद जब वो मोरुला अवस्था में होता है, ब्लास्टुला अवस्था में होता है, मोरुला अवस्था में यह पहुँच जाता है यूटेरस में, और ब्लास्टुला अवस्था में पहुंचने के बाद में ये यूटेरस की दीवार से ऐसे चिपक जाता है। यूटेरस की दीवार से भी प्रवर्ध निकलते हैं उंगली के समान, और ब्लास्टुला की दीवार से भी प्रवर्ध निकलते हैं, और इस तरह से इन दोनों के बीच कनेक्शन बन जाता है। और ये जो भ्रूण है ये ब्लास्टुला स्टेज में गर्भाशय की दीवार में जाकर स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन की प्रोसेस। अब हम बात करते हैं अपरा। भ्रूण की के जो दीवार है उसकी जो चारों ओर की कवरिंग है और गर्भाशय की दीवार दोनों आपस में मिलकर इस तरह से कनेक्शन बनाते हैं। इसको हम कहते हैं अपरा या प्लेसेंटा। इसी कनेक्शन के थ्रू मादा में से विभिन्न पोषक पदार्थ, सारे ही जल एवं विभिन्न प्रकार के पदार्थ भ्रूण तक पहुंचते हैं। इसके अलावा भ्रूण में उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ जो हैं वो फीमेल के शरीर में इसी प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर निकाल दिए जाते हैं, फीमेल के शरीर में पहुंच जाते हैं। तो प्लेसेंटा के कार्य भी पूछे जाते हैं, प्लेसेंटा क्या है भी पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये पूछा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर डायग्राम से बनाया गया है। ये तीनों अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई थी ये आप देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन गुणन अवस्था, ग्रोथ फेज, और परिपक्वन अवस्था या डिफ्रेंशिएशन फेज। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से भी हम बता सकते हैं। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है 4 नंबर का, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में क्या अंतर है। तो बहुत सारे अंतर हैं इसमें, मैं मुख्य मुख्य अंतर आपको बता दे रही हूँ। अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय में होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया टेस्टिस में होती है, वृषण में होती है। अंडाणु जो होता है वो अचल होता है, जबकि शुक्राणु जो होता है वो चलायमान होता है। अंडाणु का एक गोलाकार शरीर होता है, जबकि शुक्राणु का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे जो हैं वो। इसके अलावा एक और लक्षण, एक और अंतर कि अंड जनन में ध्रुवीय पिंड का निर्माण होता है, जबकि शुक्र जनन में ध्रुवीय पिंड का निर्माण नहीं होता है। इस तरह से ये 4 अंतर मैंने बताए। और भी बहुत सारे अंतर हैं, आप इनको देख सकते हैं। जो सरल लगे और जो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करते हुए वो अंतर आप परीक्षा में लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो ये तो बात हुई अंड जनन और शुक्राणु जनन की। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। ऑल द